तो चलिए बच्चों समझते हैं वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन दी पीरियोडिक टेबल। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी की कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों को बताया था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। कंसेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ, इस बाहर वाले शेल्स की ये वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको आपको बाहर निकाल देना है। निकालने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है, ठीक है, जो बाइंडिंग फोर्स है, इस फोर्स को तोड़ने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा। तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी आप कह सकते हैं, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी आप कहते हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, तो इस यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ये जो एटम जो है आइसोलेटेड गैसियस यानी कि फेस में होना चाहिए। इस आयोनाइजेशन एनर्जी पे कुछ फैक्टर जो है से फॉर एग्जांपल अफेक्ट करता है। पहला फैक्टर क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। मींस जितना आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना यानी कि साइज जो है से फॉर एग्जांपल छोटा होगा। साइज स्मॉल मींस आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। तो ये फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक, इन फैक्टर्स को मैं यहाँ पे फिर से इंग्लिश करके रखूँगा। जैसे देखो, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी में सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक साइज। इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक साइज अगर बड़ा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है कम होगा, और इसका उल्टा होता है, अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो इसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्जेस होता है। न्यूक्लियर चार्जेस जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स मीन पेनिट्रेशन पावर पे भी डिपेंड करता है। इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, इसीलिए एस से इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू पी, एज़ कम्पेयर टू डी, एज़ कम्पेयर टू एफ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे अफेक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जब आप अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से अफेक्ट होता है, किस तरीके से चेंज होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को यहाँ पे रखा है पीरियड वाइज में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पीरियड, और ये सेकंड पीरियड है, ठीक है, सोडियम से स्टार्ट होता है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं एरो ड्रॉ करके लिख दूंगा, ये बिल्कुल याद रखने हैं आपको। अगर आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे, ठीक, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, ठीक है, मींस आयोनाइजेशन एनर्जी increases across the period। तो ये याद रखना है, ठीक है, across the period। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे, ठीक है, अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत सिंपल है, ठीक। इसका मतलब लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम हो गई एज़ कम्पेयर टू ब्रिलियम। इस तरीके से ब्रिलियम की कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बोरॉन, इस तरीके से इंक्रीज होता है जनरली। अब इसके पीछे रीज़न क्या है देखो, ठीक है, रीज़न क्यों, यानी कि से फॉर एग्जांपल आयोनाइजेशन एनर्जी जो है पीरियड वाइज में इंक्रीज होता है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर चार्जेस जो है, न्यूक्लियर चार्जेस अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज होता है, ठीक। और साइज क्या होता है? साइज जो है बिल्कुल यानी कि डिक्रीज होता है। अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से साइज डिक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है
incoming electrons enter in same subshells, या सेम शेल आप कह सकते हैं, सेम शेल, ठीक है, एंटर इन सेम शेल्स, हैंस इन सेम शेल, हैंस इन सेम शेल और एनर्जी लेवल इन सेम शेल, देयर इज लीस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, लीस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, सेम शेल में स्क्रीनिंग इफेक्ट बिल्कुल कम होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इधर देखो न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्जेस अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज, तो ये फैक्टर जो है आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज, तो इसका मतलब ये फैक्टर भी इंक्रीज कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन सेम शेल में इंटर हो रहा है तो सेम शेल में स्क्रीनिंग इफेक्ट बिल्कुल कम होता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सम ऑल जो है, सम ऑल रीजन क्या है, देयरफॉर इन सब की वजह से, ड्यू टू ऑल दिस, ठीक है, ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी across the period increases, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है पीरियड वाइज में क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस है वो याद रखने हैं। एक्सेप्शनल केस क्या है, देखो एक्सेप्शनल केस, ठीक है, एक्सेप्शनल ये है कि ब्रिलियम और बोरॉन को अगर आप देखेंगे तो बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी, बोरॉन एक्सट्रीमली से फॉर एग्जांपल राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, तो बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ब्रिलियम। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली क्या होता है, ब्रिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन, ठीक। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, जैसे ब्रिलियम की केसेस में एटॉमिक नंबर 4 है, इसकी एटॉमिक नंबर 5 है, तो यहाँ पे 1s2, ठीक है, 2s2 होता है, लेकिन यहाँ पर 1s2 2s2 2p1 होता है। तो ब्रिलियम के केसेस में s से इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं, ठीक है, बोरॉन के केसेस में p में से। तो s बिल्कुल फुल फिलेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, तो फुल फिलेट बहुत सुटेबल है, तो फुल फिलेट ऑर्बिटल है, तो वहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, मैंने ये फैक्टर आप लोगों को बताया था। और p में जो इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के केसेस में, वो ना फुल फिलेट है ना हाफ फिलेट है, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा, ठीक है, इसीलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ब्रिलियम की जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रीज़न क्या है, देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ठीक है, ब्रिलियम इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू बोरॉन ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे यहाँ से, जैसे ब्रिलियम के केसेस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, बोरॉन के केसेस में एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देखो जैसे ब्रिलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, तो ब्रिलियम +1 बन जाएंगे, 1s2 2s1 बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया। बोरॉन में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1s2 2s2 2p0 बन जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने से जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे उतना चार्जेस आता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस बार इसके केसेस में 2p0 है, अब यहाँ पे 2s ऑर्बिटल जो है फुल फिलेट है बोरॉन के केसेस में, और ब्रिलियम के केसेस में ये जो 2s ऑर्बिटल है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बिल्कुल यानी कि अनस्टेबल बन गया। अब जब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, वो इन केस ऑफ बोरॉन वो ट्रेंड बिल्कुल सेम रहेगा, बोरॉन की केसेस में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रिलियम। अब आपको समझ आया होगा क्यों, क्योंकि बोरॉन में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, p में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2s2 है,
अब इसमें से निकालने के लिए यहाँ पे तो स्टेबल है, एनर्जी ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगा। इसीलिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन के केसेस में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम। फर्स्ट जो है बेरिलियम का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। तो इस तरीके के और भी एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक, और वो एक्सेप्शनल केसेस में यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस जो है बहुत सारे हैं, ठीक। There are lots of exceptional cases in the periodic tables related to ionization energy. So यहाँ पे इधर देखो, आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की देखें, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, होना चाहिए ऑक्सीजन का, लेकिन नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। दिस इज़ आल्सो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि यहाँ पे 1s2 2s2 2p3 होता है, 2p3 नाइट्रोजन के केसेस में, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के केसेस में 1s2 2s2 2p4 होता है। तो यहाँ पे ये ना हाफ फिलेट है ना फुल फिलेट है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के केसेस में हाफ फिलेट है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, स्टेबल, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नाइट्रोजन के केसेस में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। इसके बाद जो सेकंड की आप बात करें, तो सेकंड के केसेस में ऑक्सीजन के केसेस में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये 2p3 बन जाएंगे, तो ये स्टेबल बन जाएगा। इसीलिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के केसेस में ज़्यादा लगेगा इस कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है। ओवरऑल जनरल केस जो है अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और रीज़न मैंने यहाँ पे लिख लिया आपको, ठीक है। ये सब कॉपी पे आपको नोट करने हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने कहा इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी एक्सेप्शनल केसेस हैं। जैसे देखो ये पीरियड वाइज में है, ठीक, पीरियड वाइज में, ठीक, ये पीरियड वाइज में है, ठीक है, पीरियड वाइज में। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होता है, ठीक है। ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, पीरियड वाइज में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक। ये आपका फिफ्थ पीरियड है, रिबिडियम से स्टार्ट होता है फिफ्थ पीरियड, और ये आपका क्या है, सिक्स पीरियड है। फिफ्थ पीरियड में क्या होता है, फिफ्थ पीरियड में, ठीक, अगर आप पैलेडियम टू सिल्वर जाएंगे, पैलेडियम टू सिल्वर, ठीक है, यहाँ से यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज होता है, लेकिन पैलेडियम टू सिल्वर आयोनाइजेशन एनर्जी फिर से डिक्रीज हो जाता है। एक केस हुआ, ठीक। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पर क्या है, देखो कैडमियम टू इंडियम जाएंगे, कैडमियम टू इंडियम जाओ, फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक। अगर आप यानी कि सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर टू थैलियम जाएंगे, सिल्वर टू थैलियम, ठीक है, सिल्वर टू थैलियम जाओ, फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज। तो यहाँ पे पहला रीज़न देखो, पहला केस यहाँ पे आया, पहला केस जो है पैलेडियम टू सिल्वर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सिल्वर की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कम है एज कम्पेयर टू पैलेडियम, ठीक। अब दूसरा क्या है, देखो दूसरा, ठीक, सेकंड जो है, सेकंड यहाँ पर मैंने कैडमियम और इंडियम, ठीक है, कैडमियम और एंडियम होना चाहिए, एंडियम का ज़्यादा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, कैडमियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एंडियम, ठीक है। और यहाँ पे होना चाहिए था पैलेडियम का ज़्यादा, कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा ट्रेंड यानी कि फॉलो करता है। तो इन यानी कि एक्सेप्शनल केस को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो जी ये सारे एक्सेप्शनल केस जो है आल्सो ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन केस ऑफ, ठीक है, दिस यानी कि पैलेडियम, ठीक, कैडमियम
ठीक है, पैलेडियम और कैडमियम, और एक है यहाँ पर है, ठीक है, मरकरी, ठीक है, एंड मरकरी, ठीक। तो इनके केसेस में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस होता है, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे आप देख सकते हैं मरकरी के केसेस में, ठीक है, मरकरी की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू थैलियम, ठीक। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे होता है ये आपको समझना है, ठीक। जैसे देखो यहाँ पर अगर आप पहला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखें पैलेडियम और सिल्वर की, ठीक है, पैलेडियम एंड सिल्वर। पैलेडियम के केसेस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है। पैलेडियम के केसेस में 4d10 होता है, 4d10, 5s0 होता है। लेकिन सिल्वर के केसेस में 4d10 होता है, ठीक है, 5s1 होता है। अब आप खुद से सोचो, d में फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से d में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, और इसके केसेस में d में से नहीं निकालना है, आपको 5s में से निकालना है, और ये फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड बिल्कुल नहीं है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है, ठीक है। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस, यानी कि से फॉर एग्जांपल पैलेडियम इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू सिल्वर, लेकिन याद रखना दिस इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। डायरेक्ट स्टेबल और अनस्टेबल को देखना है, ये चीज़ दिमाग में फिट रखो। सेकंड के केसेस में देखो कैडमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और अगर आप इंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे 4d10, ठीक है, 5s2 हो जाएंगे, और यहाँ पर 4d10, 5s2, ठीक, और यहाँ पर 5p1 हो जाता है। फिर से यहाँ पर इंडियम के केसेस में p ऑर्बिटल अनस्टेबल है, कैडमियम के केसेस में s जो है बिल्कुल स्टेबल है, इसके केसेस में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। तो इसीलिए आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ कैडमियम इज ग्रेटर देन इंडियम। इस तरीके से तीसरा अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं मरकरी का देख सकते हैं, ठीक है, मरकरी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कुछ ऐसा है, ये थैलियम है, ठीक है। मरकरी के केसेस में 4f14 होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, और 5d10 होता है, 5d10, ठीक, 6s2 होता है। लेकिन थैलियम के केसेस में, ठीक, थैलियम के केसेस में अलग सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आएगा, इसमें 4f14 आएगा, ठीक है, और 5d10 आएंगे, 5d10, ठीक, 5d10, 6s2 आएंगे, और यहाँ पे 6p1 हो जाता है, ठीक है, 6p1। तो यहाँ पे इंडियम के केसेस में भी, सॉरी थैलियम के केसेस में भी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, और मरकरी में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। तो मरकरी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, तो ये रीजंस जो है आपको कॉपी पर लिख कर दिमाग में बिल्कुल जो है फिट करना है, ठीक है। कल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस, यानी कि पैलेडियम इज ग्रेटर देन सिल्वर, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। तो ये रीज़न जो है आपको समझना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर ये हो गया पीरियड वाइज में। अब हम देखेंगे ग्रुप वाइज में आयोनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन कैसा रहता है अक्रॉस द ग्रुप, मीन्स यानी कि टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, सबसे सिंपल चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप वाइज में जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, ये से फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी है पी ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे एक ग्रुप वाइज में, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप सेकंड है, ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये एस ब्लॉक है, ठीक है, दिस इज द एस ब्लॉक एलिमेंट। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, मीन्स यानी कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसा ट्रेंड जो है फॉलो करता है, ठीक।
तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये क्यों डिक्रीज होता है, देखो रीज़न। ठीक, जितना आप नीचे जाएंगे, ठीक है, जितना आप नीचे जाएंगे शेल नंबर इंक्रीज होता है, शेल नंबर इंक्रीज। शेल नंबर इंक्रीज होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। और मैंने आप लोगों को फैक्टर में बताया कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पे डॉन ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। तो ये फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को कम कराता है। ठीक है, तो शेल नंबर इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, और एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्स होता है 1 एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है याद रखना है। बट देयर आर सम आल्सो, यानी कि सम एक्सेप्शनल केसेस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये क्या है, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है, देखो ग्रुप थर्ड से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। ठीक है, हमने अभी कहा डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो है इन जनरल केस, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज होता है। जैसे मैं यहाँ पे अलग कलर से लिखूंगा, येलो कलर से, ये जनरल केस है, ये जनरल केस है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। मैंने रीज़न बताया, शेल नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसके केसेस में कुछ अजीब सा वेरिएशन है। अगर आप पहले यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट सीरीज है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सीरीज। ठीक है, ये फर्स्ट सीरीज है, और ये सेकंड सीरीज है, और ये थर्ड सीरीज है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट सीरीज से सेकंड सीरीज की तरफ जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो है जनरलाइज्ड ट्रेंड को फॉलो करता है। मींस आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। लेकिन अगर आप, ठीक है, फ्रॉम दिस यानी कि सेकंड टू थर्ड सीरीज, ठीक है, फ्रॉम सेकंड टू थर्ड सीरीज आयोनाइजेशन एनर्जी जो है फिर से इंक्रीज होता है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम सेकंड टू, ठीक है, सेकंड टू थर्ड, थर्ड सीरीज मींस ग्रुप वाइज में सेकंड टू थर्ड जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होता है, और ऑलमोस्ट रिमेन सेम, या तो बिल्कुल कुछ वैल्यू जो है बिल्कुल सेम रहता है, ऑलमोस्ट रिमेन सेम। अब ये चीज़ क्यों होता है, देखो ये चीज़ होता है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से, मैं यहाँ पे रीज़न लिख दूंगा। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या होता है, पहले तो इसको समझना है। ठीक है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का मतलब, अगर आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट लेंथेनम आता है 57, लेंथेनम, लेंथेनम से हैफनम तक एटॉमिक नंबर 57 से एटॉमिक नंबर 72 तक बीच में 14 एलिमेंट मिस है, 14 एलिमेंट मिस। ठीक, और वो 14 एलिमेंट जो है उनको हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट सीरीज। ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं, लेंथेनाइट सीरीज। ठीक, और इन लेंथेनाइट सीरीज में याद रखना, ये लेंथेनाइट सीरीज जो है किस एलिमेंट से स्टार्ट होता है, सीरियम से लेकर ल्यूटिटियम तक। ठीक है, सीरियम से लेकर, लेंथेनाइट सीरीज में एलिमेंट आते हैं 14, सीरियम से लेकर, ठीक, 58 से लेकर ल्यूटिटियम एटॉमिक नंबर 71 तक। सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके केसेस में सारा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4f में जाता है, 4f, 4f1 से लेकर 4f14 तक इलेक्ट्रॉन जाता है।
तो 4f इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप हैफनियम की बात करेंगे, हैफनियम में ऑलमोस्ट कम्प्लीटली यानी कि 4f14 जो है कम्प्लीटली क्या होगा, फिलअप होगा। इसके बाद जो हैफनियम की केसेस में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाएंगे, जैसे 5d में जाएंगे, ठीक है, 5d1 इस तरीके से जाता है। तो हैफनियम जो है से फॉर एग्जांपल क्या करता है, ये हैफनियम जो है ठीक मोर यानी कि डिफ्यूजिंग शेप होता है, याद रखना, ठीक है। f ऑर्बिटल की डिफ्यूजिंग शेप, डिफ्यूजिंग शेप एज कंपेयर टू d, ठीक है, एज कंपेयर टू d। तो इसीलिए f जो है से फॉर एग्जांपल ठीक मोर डिफ्यूजिंग शेप एज कंपेयर टू d, देयरफॉर f, ठीक है, f सबशेल लेस स्क्रीन या s सबशेल हैज लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट बिल्कुल इसकी कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप हैफनियम की केसेस में देखेंगे तो ये 4f जो है कम्प्लीटली फिलअप है, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर चार्ज को उतना इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं करेंगे। तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आपको बाहर करना है तो इस पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहते हैं। ओवरऑल इसको हम क्या कहेंगे, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से साइज जो है यानी कि लेंथेनाइट एलिमेंट के केसेस में साइज में थोड़ा सेम या बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो इस लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन जैसे इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सेकंड सीरीज में बिल्कुल नहीं है, लेकिन थर्ड सीरीज में यहाँ पर मिसिंग है एलिमेंट्स, ठीक है, 4f में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। इसमें इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स है, टेंटेलम है, टंगस्टन है, रीनियम है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, इन सब लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होगा। तो इस लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से ऊपर वाले सेकंड सीरीज की साइज के कंपैरिजन में इनका साइज जो है थोड़ा क्या होगा, छोटा होगा या सेम होगा। तो इसीलिए साइज अगर छोटा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज होता है फ्रॉम सेकंड टू थर्ड सीरीज, या तो बिल्कुल क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। एग्जांपल क्या है, देखो एग्जांपल इस यानी कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से लेड की, ठीक है, लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टिन, ठीक। और दूसरा यानी कि थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एंडियम, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस यहाँ पे ये ट्रांजिशन सीरीज तक मैंने एलिमेंट्स को रखा है। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर आपको दिया था, देखो इसमें इसकी केसेस में क्या है, देखो ऊपर जो टिन है, टिन से जो है ज़्यादा यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, लेड की, ठीक। तो लेड पोजेस मोर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू यानी कि दिस यानी कि टन, ठीक है, टिन से ज़्यादा होगा। दिस थैलियम पोजेसेस मोर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू एंडियम, क्योंकि डॉन ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी फिर से क्या हो जाता है, इंक्रीज ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। मैंने यही आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देखो, ठीक है, एक तो दो रीज़न ये हो गए, इनका साइज जो है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी में ये चेंजेस आता है। और अगर आप देखें यहाँ पर टंगस्टन की, ठीक है, टंगस्टन की आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पर टंगस्टन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा मोलिब्डेनम से, ठीक। इस तरीके से मरकरी की, ठीक है, मरकरी की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, देखो यहाँ पर मरकरी की आयोनाइजेशन एनर्जी कैडमियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। अब ये सारे जो है क्यों ज़्यादा है, दिस इज ऑल ड्यू टू दिस यानी कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन मैंने बताया 14 यानी कि लेंथेनाइट सीरीज में
14 इलेक्ट्रॉन जो है 4f में जाता है और वो हैफनम तक कंप्लीट हो जाता है, और वो जो 14 इलेक्ट्रॉन्स जो है 4f ऑर्बिटल्स में वो बिल्कुल यानी कि न्यूक्लियस चार्ज को कम स्क्रीन करता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाता है। दैट फिनोमेना इज नोन एज लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारे एक्सेप्शनल केसेस जो है आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, लेकिन जनरल ट्रेंड याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल से ज़्यादा जनरल ट्रेंड डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू जो है कम होता है, और अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू जो है बढ़ जाता है। और बीच में जो एक्सेप्शनल केसेस मैंने बहुत सारे दिए, इनको कॉपी पर नोट करो और एनसीईआरटी की किताब से भी पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में आयोनाइजेशन एंथैल्पी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कंसेप्ट जो है आप लोगों को मैं समझाऊंगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हम कहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।